ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे सीनियर पैनलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ेकार हैं अली रज़ा शाह साहब, और साथ साथ सीनियर तज्ज़ेकार हैं एहतिशामुल हक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं सबसे पहले कि इस वक्त इस्लामाबाद में आज क्या गहमा गहमी रहेगी और आज कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुँच रहे हैं। सलमान, सबसे पहले आप अपडेट कीजिएगा आज की तमाम तरफ सूरत हाल से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद 23वें शंघाई काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है और इस्लामाबाद में इस हवाले से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, जहाँ पर इस हवाले से एक स्पेशल मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है वो जिना कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। अगर मीडिया सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पर जो हम लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ साथ जो गैर मुल्की मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद आई है, उनके लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर इंटरनेशनल मेयार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज से जो है इस कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ बाकायदा तौर पर शुरू हो रही हैं और तमाम जो वफूद हैं उनकी आमद आज से शुरू होगी, जिसके अंदर जिस तरह से आपने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ये तमाम शख्सियात और उनके वफूद जो हैं वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो जाएंगे और आज का जो सबसे मेन इवेंट है वो इस्तकबालिया तकरीब के साथ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इन शख्सियात के इन वफूद के एजाज़ में एक ऑफिशियल इशाइया जो है उसका अहतमाम किया गया है। तो आज का जो मेन आप कह लें कि जो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो ये है कि आज तमाम तर जो वफूद इस्लामाबाद आएंगे उनकी इस्तकबालिया तकरीब होगी और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इशाइया दिया जाएगा। इस्लामाबाद में गहमा गहमी की बात करें तो वैसे तो ट्विन सिटीज़ के अंदर 3 रोज़ा तातील का ऐलान किया जा चुका है। इस्लामाबाद में खूब आपने देखा कि सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है बिल्डिंग्स हैं उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर सजाया गया है। सड़कें, हमारी शाहराहें जो हैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, फूलों से आराइश उनकी की गई है। जिना कन्वेंशन सेंटर जो है उसको रेनोवेट किया गया है ज़बरदस्त अंदाज के अंदर और उसकी जो रेनोवेशन है उसमें SCO कॉन्फ्रेंस का जो प्रोटोकॉल है उसको मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा जो शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बड़े फूल प्रूफ किए गए हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो कि आप कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको बाज़ मकामात पर बंद किया गया है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है और सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी पास की मदद से ही यहाँ पर दाखिला इस वक्त मुमकिन है। तो कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों का आगाज़ हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की आमद से एक तरह से शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन वो उनके दौरे का पहला मरहला था बायलैटरल, उसको हम रंग दे सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंपॉर्टेंट MOUs और माहिदों पर भी साइन हुए। दोनों ममालिक ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया है जो कि CPEC का गेट वे है गवादर, उस हवाले से भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर पाक चाइना सेंटर के अंदर भी मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने अपने वर्क सेशंस पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर कवर कर सकें और नाजरीन तक पहुंचा सकें। जी ठीक है सलमान, आपसे लम्हा ब लम्हा इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक अपडेट भी लेते रहेंगे और SCO से मुतालिक आप हमें पहले भी आगाह करते रहे हैं और आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप लम्हा ब लम्हा अपडेट भी देते रहेंगे। इस वक्त अली रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा साहब, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। SCO जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए इसको होल्ड करना, इसकी मेज़बानी करना एक एजाज़ की बात है, लेकिन बात कर ली जाए मौशी तौर पर, मौशी एतबार से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त उभरती हुई मार्केट है, दुनिया की नज़रें इस पर और बाकायदा तौर पर बैनुल-अक़वामी जरीदे भी कह चुके हैं। सो ऐसे में मौशी रवाबित को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम पॉइंट है? बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखें, SCO का जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का 2017 में पाकिस्तान SCO का जो है वो रुकन बना था और 2001 में ये जो तंजीम है ये इसका जो ये बनी थी और रूस ने इसको बनाया था। तो उसके बाद 2017 में पाकिस्तान इसका रुकन बना और फिर 2024 में इसकी मेज़बानी करना ये पाकिस्तान के लिए आज़ाद की बात है। नो डाउट कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं ये उनकी कामयाबी का समर है कि पाकिस्तान आज उस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूँकि हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि इसमें जो दुनिया की 40% आबादी है वो इस तंजीम का हिस्सा है, जो वो ममालिक हैं जो इस तंजीम का हिस्सा है। और फिर इसके अंदर सबसे जो बहुत अहम ममालिक कंसिडर किए जाते हैं माशत के हवाले से, पर खित्ते में जो उनका किरदार है उस हवाले से भी रूस है, चाइना है और फिर ईरान भी इसका, फिर भारत भी इसका रुकन है। तो नो डाउट अभी आपने जो सवाल किया
कि पाकिस्तान माशी तौर पर इससे कितना फायदा उठा सकता है। शर्जील, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, चूंकि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो आपकी ट्रेड होती है या जो आपके इर्द गिर्द रीजन में ममालिक हैं, वो उनका आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब कोई भी आप माशी तारीख उठा के देख ले, आप यूरोप में भी देख ले, तो चूंकि इस तंजीम के ये मोटिव भी है कि ट्रेड जो है वो एक इसका अहम मोटिव है, ट्रेड जो है आपस में, तो पाकिस्तान और इस मामले को जो बायलैटरल जो चीजें हैं, देखें ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, तो उसके साथ इस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही जो चीनी सदर हैं, चीनी वजीर आजम है, उनका दो तरफा दौरा पाकिस्तान का हो रहा है। अगर ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो शायद उनका दौरा अभी ना हो पाता, तो इस वजह से वो हो रहा है। तो इसका ये फायदा तो हमें हो रहा है कि उनके साथ हमारे जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो भी उभर रहे हैं, वो भी मजीद जो है वो उसमें हम अभी MOU साइन होंगे। अभी 17 तक वो पाकिस्तान में है। कल उन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। फिर उसके अलावा रूस का 76 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अब वो 76 रुकनी वफ्द सिर्फ इसी मकसद के लिए तो नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी वो पाकिस्तान के साथ जो दीगर बायलैटरल मामलात हैं उनको भी तय करेगा। कुछ MOUs भी साइन होंगे। हम रूस के साथ हमारी बहुत से फायदे हम उठा सकते हैं। हमारा जो तेल का की जो मायदे हैं रूस के साथ वो हम कवर कर सकते हैं, चूंकि यूक्रेन की जंग के बाद आपको पता है कि यूरोप के साथ जो तेल का मामला था रूस का, वो थोड़ा सा कट ऑफ हुआ है, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। रूस को भी जरूरत है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो तेल के मामला को लेकर चले, अपनी ट्रेड इस तरफ बढ़ाए। तो नो डाउट कि आप हम वहां से भी जो है वो तजारत के हवाले से, ट्रेड के हवाले से जो है वो पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। उसके अलावा जो हमारा खित्ता है बलूचिस्तान है, वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर माइंस हैं, वहां पर आपका जो है वो समंदर जो है वो सारा वहां से नीला गहरा समंदर है, उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको पाकिस्तान रिवैम्प कर सकता है। तो नो डाउट के माशी लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए और बहुत अहम जो एक स्टेप है SCO का। बिल्कुल। अच्छा अली रज़ा, आपने मजमूई तौर पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो बता दी, ट्रेड के हवाले से बात कर लिया, और नाज़रीन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि दुनिया का जो 32% GDP है वो भी यही ममालिक जो इस वक्त SCO में शरीक हैं, जो ममालिक इसका हिस्सा हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान, चूँकि आप बात कर लीजिए, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान है, फिर चाइना भी लगता है, ईरान भी है, तो पाकिस्तान के पास पोर्ट भी है, वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन भी है। सो ऐसे में जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड को बहाल करने में कितना ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो ओवरऑल बात की जा रही है इस वक्त भारत से, ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि दो तरफा तो नहीं बात हो पाएगी, चूँकि ये SCO के ही तनाजुर में बात की जाएगी। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते? देखिए, भारत के साथ जो हमारे मामलात हैं इस वक्त, इसमें ना हमें पहले दो बड़े अहम चीजें हैं जिनको हमें देखना है। इस तंजीम में जो दो अहम ममालिक हैं जो इस वक्त खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में तनाज़ात की ज़द में हैं और उन पे पूरी दुनिया का फोकस भी है। एक ईरान है, इसराइल के साथ जो कशीदगी ईरान की चल रही है, और दूसरा रूस है जो यूक्रेन जंग की वजह से तनाज़ात की ज़द में और सबका फोकस उनके ऊपर है। तो तीसरा जो है वो भारत है, जो कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी तो नहीं है लेकिन मामला कुछ उसी तरह के हैं। तो इन तमाम चीजों की वजह से भी पाकिस्तान को जो है वो काफी चीजें डेफिनेटली, जब रूस का, ये पहले भी मैं नुक्ता उठा चुका हूं कि जब रूस का यूरोप के साथ मामला खराब चल रहा है, उनके साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे, तो पाकिस्तान उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकता है। और उसकी कोशिश की भी गई थी, जब लास्ट एक PTI की गवर्नमेंट थी उस दौरान एक कोशिश हो रही थी, तो पाकिस्तान उससे फायदा उठा सकता है। और आपने भी भारत की बात की, भारत का मसला ये है कि देखिए वो वहां से ये कह कर आ रहे हैं कि हम बायलैटरल कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ SCO तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन देखें, जो डिप्लोमेटिक इस तरह के इवेंट्स होते हैं उसमें जब आइस ब्रेक करनी होती है तो वो आइस ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर वहां से फॉलो अप शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं शायद अटल जो वाजपेयी हैं, जब वो पाकिस्तान आए तो उस वक्त गालबन मुशर्रफ ने जो है वो बर्फ जो है वो पिघलाई थी, उन्होंने कुछ जेस्चर जो था
वो बिल्कुल रवायत से यकीनी तौर पर जब दोनों तरफ साथ से पहल करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो भारत की तरफ एक स्टैंड भी है। जिस तरीके से कश्मीर में उसकी जानिब से कानून नाफिज किया गया है और आर्टिकल 370 हो गया, और ये तमाम तर मामलात भी हैं। दूसरी तरफ एहतशाम साहब ने भी जान के, एहतशाम साहब आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। सर, इस वक्त ट्रेड की भी बात की जा रही है SCO के तनाजुर में, और साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर जो यहाँ से SCO से एक अहम पैगाम जाएगा। आप क्या समझते हैं? ईरान रिसेंटली ही बना है और ऐसे में एक तरफ ईरान का जो महाज है वो इजराइल की तरफ ओपन है, वो तनाज़ा चल रहा है, जबकि रूस का जो है वो यूक्रेन की जानिब भी है। सो क्या इम्पोर्टेंट मैसेज SCO की जानिब से जाना चाहेगा? देखिए, सबसे अहम बात तो पाकिस्तान के हवाले से है जी कि जो एक अरसे से पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि जी तनाई का शिकार है, हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी का वो रोला डलवाया कि सारी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में, ख़ास तौर पे अमेरिका वेस्ट में एक नेगेटिव ओपिनियन बनना शुरू हो गई। उस सारे तनाजुर में देखा जाए तो ये आज की जो 2 दिन की समिट है और कल चीन के प्राइम मिनिस्टर का आना है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो पाकिस्तान को सो कॉल्ड तनाई में रखना, झूठे इल्ज़ामात लगा के दहशतगर्दी के पाकिस्तान को तरक्की से दूर रखना, वो ये सारे के सारे मंसूबे नाकाम हो गए हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त जो रीजनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 ममालिक हैं, 2 इसके मुबस्सिरीन हैं। तो अब इस सारे मामले को इस तरह देखना चाहिए कि एक तो पाकिस्तान के लिए एक जिसको कहते हैं कि जो सो कॉल्ड आइसोलेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो जो एक मैसेज था वो भी गलत साबित हो गया। अब ये कि सारी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और आज देख लें, क्रिकेट टीम पाकिस्तान में है, 10 ममालिक, बहुत बड़े ममालिक हैं, 2 उसके मुबस्सिर हैं, वो पाकिस्तान में हैं। 900 के करीब टोटल जो है ना लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं। 900, इतना बड़ा देखें लोगों का इकट्ठ होना। मुझे याद है 74 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में भुट्टो साहब के ज़माने में, उसके बाद से बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो देखें जी, ये 2 चीज़ें, एक तो हम देखते हैं बायलैटरल लेवल पर ताल्लुकात इन ममालिक के साथ, और ओवरऑल रीजनल इंटीग्रेशन के हवाले से जो मेरा ख्याल है इस फोरम की अहमियत है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी दुनिया में देखें रीजनल फोरम बन रहे हैं। अभी देख लें कब थे नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका का जो फोरम है, वो देख लें इतनी बड़ी उनकी तिजारत है, 40% वो तिजारत उनकी आपस में होती है। यूरोपियन यूनियन देख लें, वहाँ पे 57% उनकी जो है ना क्या कहते हैं तिजारत आपस में। इसी तरह आसियान के ममालिक के 27% उनकी तिजारत है, और फिर हमारे SCO में सिर्फ 5% है। सार्क जो था वो तो ख़त्म ही हो गया हिंदुस्तान की उस सरगर्मी की वजह से। तो इस SCO के फोरम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज सारी दुनिया, लिखने वाले, क्रिटिक्स और जो इस हवाले से जानते हैं कि दुनिया में तिजारत, कनेक्टिविटी, रीजनल इंटीग्रेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिससे सारे ममालिक एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा SCO का फोरम जो है ना ये आज मौजूद है। और इसकी ये 23वीं कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली लॉन्ग वे टू गो। ये किस तरीके से इनकी तिजारत को बढ़ाएगी, इनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएगी। इनमें अब देखें ना, रशिया की बात अभी अलिजा कर रहे थे, अब देखें रशिया से इतने बड़ी तादाद में लोगों का आ जाना, 70 लोग आए हैं, और ज़ाहिर है इसमें एनर्जी के एक्सपर्ट भी हैं, उसके बाद आप देख लें गैस के भी हैं, आप और तेल के भी हैं। अब आप देख लें, जब से रशिया के लिए प्रॉब्लम है यूक्रेन की जंग का, वहाँ पे आप देख रहे हैं रूस से बाकी मालिक जो है जिस तरीके से गैस कम हो रही है, कुछ रूस की वजह से, कुछ उनकी वजह से, ये सियासी शर्तें हैं। तो उस सारे मामले में रूस पे भी आप देख लें अमेरिकन की बहुत सारी सैंक्शन है, चाइना पे सैंक्शन है। तो ये 2 बड़े मालिक जिस अंदाज से इकट्ठे होकर सामने आए हैं, तो एक बड़ा सारी दुनिया को मैसेज है कि भी अब आप इनको अपनी शराइत पे दबा के मामला इनके इक़्तिसादी तौर पर आप खराब नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, ये किस तरीके से अब इंडिया का इसमें रोल बड़ा अहम है। अभी देख लें जो उनकी भारतीय आए हुए अखबार नवीस भी, वो भी नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करेगा। अब हिंदुस्तान पे असल में बड़ा शदीद दबाव है चाइना की तरफ से भी और रशिया की तरफ से कि भी ये बोगी आप जो आप रन कर रहे हैं कब्जे से, इसको स्टॉप दिस नॉनसेंस। अब वक्त आ गया है कि आप रीजनल सतह पे आप मुल्कों को इकट्ठा करें, और ये जो सारी दुनिया एक दूसरे के फ़ायदा उठा रही है वसाइल से, वो आने चाहिए। तो इसी हवाले से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही, ये SCO के मालिक के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और ये सारी दुनिया को ये मैसेज है कि जी जिस तरह बाकी ब्लॉक थ्राइव कर रहे हैं रीजनल,
ये एससीओ का ब्लॉक भी थ्राइव करेगा। और यहाँ पे आप देख लें कितनी बड़ी तादाद है, 40% पॉपुलेशन है इन ममालिक की, और 23% आप जीडीपी का हिस्सा है। तो डेफिनेटली जी इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और कॉन्फ्रेंस से दो फायदे, एक पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर होगा, इतने लोगों का इस्लामाबाद में आना और सिक्योरिटी देना, उनका चले जाना, अल्लाह करे खैर से जाए तो दुनिया आएगी कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है, लोग पाकिस्तान में आएंगे। और देखिए बेताशा यहाँ पे पोटेंशियल है पाकिस्तान में आने का, स्टॉक मार्केट में लोग आने के लिए तैयार। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऑल दिस टाइम हाई 85,000 से ज्यादा ऊपर चली गई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकती है। इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत चांसेस है। टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ यही है कि ये जो नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती थी, कराई जाती थी अमेरिका, यूरोप, जापान की तरफ से, उसमें एक था आएगा। अब लोग दबाव में आके तो लोग आते हैं, बावजूद इस बात के कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी होती है, लोग फिर भी पाकिस्तान में आते हैं। तो ये आज का ओकेजन, 2 दिन का ओकेजन, ये दरवाजे मजीद खोलेगा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल को बढ़ाने के हवाले से, और ओवरऑल ये जो रीजनल ट्रेड है इससे जो हमने फायदे उठाने हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी संग मील चीज होगी। और मेरा ख्याल है यहाँ पे इतने बड़े लोगों का आ जाना, आके बैठना और डिस्कशन करना, पाकिस्तान के लिए एक अहम मोड़ है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को होल्ड भी कर रहा है, होस्ट भी कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो रीजन वाइज बात की जाए तो ट्रेड के लिए एक अहम मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मईशत पर इंतहाई अहम काम कर रहा है। इसको बेहतर करने के लिए हमारे लिस्ट में मौजूद हैं अली रज़ा शाह साहब, साथ साथ शामुल हक साहब। आप हमारे साथ रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अमान भी हमें लम्हा बलम्हा इस्लामाबाद की तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान इसे होल्ड कर रहा है, होस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब, उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अली रज़ा साहब के पास चलेंगे सबसे पहले। अली रज़ा साहब, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान इससे एडवांटेज हासिल कर सकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान उभरती हुई एक मईशत के तौर पर सामने आ रहा है और बैनुल-अक़वामी जरीदे भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, सो पाकिस्तान इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट कैसे हासिल कर सकता है? कैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हाईलाइट किए जा सकते हैं, जिन पर बैनुल-अक़वामी तौर पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह की जा सकती है? क्या कहेंगे आप इस सवाल से? देखें शजील, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास। मैं सिर्फ अगर एक छोटा सा आपको पोटेंशियल बलूचिस्तान का बता दूं ना, जो कि हम जियो पॉलिटिक्स का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो उस तरह से इस्तेमाल हो नहीं पा रही। डेफिनेटली जियो पॉलिटिक्स का इसलिए हम शिकार हैं कि हम कहीं माशी तौर पर, जो कि ये जंगी मैशत की है, तो जो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गया वही चौधरी है खित्ते का, और भारत तो चाहता है कि वो खित्ते का चौधरी बने। और डेट्स वाई कि हम भारत और उसके चंद जो हम ममालिक हैं उनकी वजह से जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। अब ये देखें कि आपका जो बलूचिस्तान है वहां पे सिर्फ मादनियात, गंधक है, क्रोमाइट है, जिप्सम है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, सोना है, क्रोमाइट है, तांबा है, मतलब इस तरह की कई जो मादनियात है जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं। अब बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर आप देखें, जो पूरे बरसगीर जिसमें ईरान को तुर्की, इराक, शाम, यूरोप, सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्सों से जो है वो बड़ी आसानी से रोड के जरिए जो है वो कनेक्ट कर देती है। उसके अलावा आपके पास नीला गहरा समंदर है जो सारा साल चलता रहता है। अगर आप उसको रिवैम्प कर दें, उसको तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखें दुनिया के बेशतर जो समुंदर के जरिए जो तजारत होती है वहां पे बर्फ जमी रहती है, वो 6 माह या 2 माह या 4 माह, मतलब इस तरह से वो इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। लेकिन पाकिस्तान का जो समंदर है वो तो पूरा साल आप उसको तजारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे बलूचिस्तान ही सिर्फ मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूं, अगर बलूचिस्तान के ये पोटेंशियल आप इस्तेमाल कर लें मुकम्मल तौर पर, तो पाकिस्तान माशी तौर पर कहां पर खड़ा होगा। और इस तरह की कई पाकिस्तान के अंदर जो है वाक़े हैं जहां पर जो आप बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें मामला ये उठाना चाहिए, पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा हमें आपके हर जो डिपार्टमेंट है, आपका हर शोबा जो है वहां पर पोटेंशियल है। मसला ये कि हम जिस जो पॉलिटिक्स का शिकार है, इस एसयू कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तरीके से ये मामला उठाना चाहिए कि पाकिस्तान जो जियो पॉलिटिक्स का शिकार है वो क्यों है, और जो लोग उसका हिस्सा हैं उनको बड़े तरीके से समझाना चाहिए और इस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, ट्रेड के साथ इस जो एसयू कॉन्फ्रेंस है, मैं पहले भी बात कर रहा था कि दहशत जो अमन है
वो भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के लिए अमन बहुत जरूरी है, और हर खिता, हर मुल्क जो है वो अपने लिए ये अमन मांगता है। बिल्कुल, और जो इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद है वो आपस में मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ममालिक में उसे भी ख़त्म करना है, ये अहम मसला है ऑब्वियसली। एहतशाम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। तवानाई के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें तवानाई की जो मनसूबाबंदी है उस पर क्या तबादला ख्याल किया जा सकता है, क्या तबादले किए जा सकते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान अपनी तवानाई की जो ज़रूरत हैं उन्हें पूरी करने के लिए किस तरीके से इकदाम कर सकता है? इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के तनाजुर में कैसे देखते हैं आप? शकील, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंट बाज़ाहिर तो लगता है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लामतनाई सिलसिला है। अभी आप बाकी बातें ही छोड़ दें, जो जिस तरह रेकोडेक में कहा जा रहा है कि जी ये आपकी कॉपर के रिजर्व्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, और ये इनिशियली एक बड़ी सक्सेस स्टोरी साबित हो चुका है। रेकोडेक आप देख लें, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 50% शेयर लिए हुए हैं। सऊदी अरब इसमें आना चाह रहा है, MPS का खुद तौर पे इंटरेस्ट है कि वो इसमें हिस्सा डालें। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। एक तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हमारे मुल्क के हवाले से जो बहुत अरसे से वो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे से रुका हुआ था, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। दुनिया को नजर आ रहा है, कारोबारी लोग तो कहते हैं रवांडा में भी चले जाएंगे, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ चले जाएंगे। उनको सिर्फ ये है कि जी प्रॉफिट आना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की होनी चाहिए, सरमाए की, और रिपैट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट वो होना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि सारी दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान जो बलोचिस्तान है, अगर 14-15 होस्टाइल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेट कर रही हैं, हर वो काम जो पाकिस्तान के फायदे में उसको नुकसान पहुंचाने की बात होगी। अभी बोले ना, 2019 में आपने केकड़ा 1 कराची में आप देख लें, ऑफ शोर तेल निकल आया था, लेकिन अमेरिकन ने पर्पस दी, और आपको याद है बानी PTI ने अनाउंस कर दिया था कि जी तेल निकल आया, लेकिन उसके बाद ऐसी साजिश हुई, उसको बंद करके चले गए। अमेरिकन कंपनी ने कहा अमरीका की हुकूमत को कि अमेरिका ने $350 बिलियन लगाए, उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, आप वापिस आ जाए। तो हम तो बुरी तरह शिकार हो गए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। अभी ये हम उससे निकल लें। अब देखें जिस तरह ये पावर सेंटर दुनिया में बन रहे हैं, ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें ये SCO का अहम रोल है। चाइना रशिया का इकट्ठे होना, सेंट्रल एशियन वाले का हो जाना, और बात न खास्ता हिंदुस्तान का इसमें शामिल होना, अगरचे उनका फोकस यही कि पाकिस्तान को किसी तरह बदनाम करना है, पाकिस्तान को कोई बालेजी नहीं लेना, लेकिन क्योंकि अब चाइना का रशिया का दबाव है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो इससे सारी दुनिया को इससे इफेक्ट करेंगे। आप देख लें 2021 में जो अमेरिकन छोड़ के गए यहाँ अफगानिस्तान से, तो दुबई में जो कॉन्फ्रेंस हुई दुआ में, वहाँ पे अंडरटेकिंग दी गई चीन से, अफगान हुकूमत से, तालिबान हुकूमत से, कि आप दहशतगर्दी नहीं करेंगे। आज भी आप देख लें, बावजूद इस बात के वो एक मेंबर हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, इसलिए कि एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी नहीं है अफगानिस्तान की। तो ये है कि एक दहशतगर्दी से हम अगर हट जाते हैं, हम जितनी लड़ाई हमने लड़ी, जितनी कुर्बानी हमने दी, हमारी वजह से बेशुमार मालिकों को इसको इस लिहाज से फायदा हो कि पाकिस्तान ने एक बुल पॉवर का रोल प्ले किया। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान को एनर्जी की जरूरत है। पाकिस्तान IPPs के हाथों एक अरसे से में फायदे हुए, लेकिन उनके हाथों से हम जिस तरीके से हमें मुश्किलात का सामना है। IPP में आप देख पोटेंशियल तो है, लेकिन हाइडल को पोटेंशियल को आने नहीं देते। वो इस हवाले से बहुत बड़ा कार्टन बन चुके हैं। 40% से ज्यादा पानी हमारा झील जाया हो जाता है, चला जाता है समंदर में। उसको रोक के हमने हाइडल को प्रमोट कैसे करना है, ये भी एक बात होगी। लेकिन जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि रशिया पाकिस्तान को गैस और तेल देने के लिए तैयार है बावजूद सैंक्शन के। इस तरह ईरान के मामला भी हमारे साथ पहले से बेहतर हुए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा फोरम है। बिल्कुल सर, और इसमें पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम तर तभी चीज़ें हो सकती है जब पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाएगा और उसे मजीद बेहतर करेगा ताकि इशूज़ को बेहतर तरीके से डील किया जा सके। ज़ाहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ये गुर्बत, दहशतगर्दी, ये तमाम तर मसाइल तो दीगर ममालिक में भी हैं और पाकिस्तान को जो है वो दीगर ममालिक से ये तोहफ़ा मिला है कि इन चीज़ों को झेल रहा है और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं दहशतगर्दी के इस जंग में। आप क्या समझते हैं कि जो इस SCO की कॉन्फ्रेंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए दुनिया को? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। SCO को जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट मैसेज है वो तो एक तो यही है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान इन सब के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ईस्टर्न ब्लॉक है या वेस्टर्न ब्लॉक है या US लेड ब्लॉक है। और ये साबित भी हुआ
दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात हम समझते हैं वो ये है कि इससे पाकिस्तान के लिए एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है। आप 10 साल बाद इंडियंस यहाँ पे आए हैं, अगर वो नहीं भी आना चाहते तो उनकी मजबूरी है। ईरानियन यहाँ पे हैं, आपका चाइनीज़ वफ्द है, रशिया है, तो पाकिस्तान के लिए और सेंट्रल एशियन ममालिक, क्योंकि पाकिस्तान अब इस वक्त मेरे ख्याल में जोग्राफियाई लिहाज से इसलिए भी अहम है कि ये एक एक्सेस के तौर पे काम करेगा ईस्टर्न और वेस्टर्न जो दुनिया का ट्रेड है। तो एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक बूम पाकिस्तान को जो है वो आगे नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो गवादर पोर्ट है और गवादर की जो फैसिलिटी बनी है उसके बाद तो मेरे ख्याल से मिडल ईस्टर्न, इवन यूएई और जो मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर ट्रेड और तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो पाकिस्तान उसको ज़्यादा मेरे ख्याल में उसके साथ उसका इंट्रैक्शन रहेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते थे कि इस वक्त जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो अपने मुल्कों की जंग, अपने मफादात की जंग प्रॉक्सीज़ के तौर पे दूसरे मुल्कों के अंदर जाके लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बदकिस्मती से वो ममालिक है जहाँ इंटरनेशनल पावर्स ने अपनी प्रॉक्सी जंग लड़ी, और उसमें आपके अमेरिकन लेड जो कोलिशन पार्टनर्स थे, पहले रशियन इन्वेजन के वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, रशिया को तोड़ने की कोशिश किया, बल्कि रशिया को तोड़ा उन्होंने, USSR को, और यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने लगे। उसके बाद दूसरी अलकायदा और वॉर ऑन टेरर के नाम पर एक और जंग यहाँ पे लड़ी गई। तीसरी अब देखें इस वक्त जो अमेरिकन और उनके एलाइज हैं वो काउंटर कर रहे हैं चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक डू एंड डाई वाला मामला ये है कि चाइना और रशिया जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान को जो है वो अहमियत दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मैसेज है उन कुव्वतों के लिए जो कि यहाँ में डिस्टेबलाइजेशन फैला रही है। और इन ममालिक की SCO मीटिंग के अंदर मौजूदगी और दिलचस्पी, साथ साथ देखें हम जो रशिया के साथ बार्टर ट्रेड की बात करते हैं, हम ईरान के साथ बार्टर ट्रेड पे जा सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी ममालिक है, चाहे बैन है ईरान के ऊपर, लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो POL स्मगल होकर आता है, अगर उसको हम नॉर्मल ट्रेड के थ्रू लेके आएंगे तो देखें पाकिस्तान जो है वो एनर्जी डिफिशिएंट ज़रूर है, लेकिन उसकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो सकती है। दूसरा हमारी जो सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ एक टाइप ए का प्रोजेक्ट था उसको रिवाइव किया जा सकता है, और ये एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर बात हो सकती है। तीसरा तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जो कि हमारे साथ थ्रू जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करते रहे, और हमें ये चीज़ें आगे लेके जानी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग सर्दी के अंदर एनर्जी डिफिशेंट, हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको ज़्यादा पड़ती, तो हम एक लिहाज से एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी कामयाबी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिसको हमेशा एक परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म शो किया जाता था, आज दुनिया मानने लगी है जो हमारी अब क्या आइसोलेशन थी वो ख़त्म हुई है। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास आ गई, इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास आ गया, इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स थे वो कभी पाकिस्तान नहीं आते थे, डेलीगेशन आए हैं और बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और मुआहदे डाल रहे हैं, और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे में SCO कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई तौर पर ये अहम मौका है और उम्मीद यही की जा रही है, और हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान को बखैर आफियत जो है इस SCO कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अली रज़ा शाह साहब, साथ साथ एहतशामुल हक साहब और साथ ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शराजी भी हमें ज्वाइन किए थे। इस SCO कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक गुफ्तगू करते। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।